सॉल्यूशंस चैप्टर जो होता है ना, वो 3 टाइप के सॉल्यूशंस बन चुके हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो कोलॉइड्स जो हैं वो इंटरमीडिएट फेज है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का साइज बराबर होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज स्लाइटली बड़ा होता है सॉल्वेंट से, दैट इज इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब है साइज के रेस्पेक्ट में। अदरवाइज कोलॉइड्स में भी आप पता नहीं कर सकते हो, जैसे मिल्क इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो मिल्क में कोलॉइडल क्या है, ऑयल और वाटर है, लेकिन दोनों अच्छी तरह मिक्स नहीं है, बट आपको नेकेड आई से या ऐसे अंतर नहीं पता लग रहा। एयर इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, एयर में डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल इन एयर इज ए कोलॉइडल, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहे। वो बात अलग है कि सेमी डार्क रूम में जब लाइट आती है तो उस सनलाइट सनरेज को जब हम देखते हैं तो हमें डस्ट पार्टिकल दिख रहे होते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, उसकी वजह से। तो कोलॉइड में जो हमें सबसे पहला टॉपिक रिवाइज करना है, दैट इज कितने टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन 8 टाइप्स के हैं, आपको याद आ गया होगा। ओके, 8 टाइप्स के क्यों, 9 क्यों नहीं? फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे 8 टाइप्स के, क्योंकि कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और जब भी गैसेस मिक्स होती हैं तो वो होमोजीनियस हो जाती हैं, इसीलिए 8 टाइप्स के हैं। solid in solid, solid in liquid, solid in gas, liquid in liquid, liquid in solid, liquid in gas, gas in liquid, gas in solid, but not gas in gas, gas in gas नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसको हम एक बार इधर से भी देख लेते हैं, दोनों तरीके से। ओके, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके और थोड़ा वैसे। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक डायरेक्टली कोलॉइड। कोलॉइड कहते कैसे हैं? ग्लू वर्ड से ये वर्ड आया है, जिस जो स्टिकी नेचर या ग्लू नेचर है वहां से आया है, या उस जैसे सब्सटेंस को हम कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इनका साइज अभी मैंने बताया भी था, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, दिस इज साइज बेस्ड है, और ये 10 की पावर -9 to -6 मीटर के बीच में जो साइज होगा, दैट इज कोलॉइडल साइज। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, कोलॉइड पार्टिकल हैज एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आ जाता है कि फूड का जो हमारा डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन है वो कोलॉइडल फॉर्म में है, कोलॉइडल फॉर्म में रिएक्शन फास्ट है, ड्यू टू दिस पॉइंट द सरफेस एरिया पर यूनिट मास में जो सरफेस एरिया मिलता है वो कोलॉइड्स के लिए सबसे ज्यादा मिलता है, और इसीलिए इट इज अप्रोप्रिएट रिएक्शन ज्यादा है। ये बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी ने कहा अगर एक क्यूब ले लें और 1 सेंटीमीटर उसकी हर एज लेंथ लें और उसका हम फिर वॉल्यूम निकाल लें, और यही नाउ गेट कोलॉइडल पार्टिकल, इन्हीं को अगर कोलॉइड पार्टिकल में हम डिवाइड करें तो हमारे पास 10⁻12 क्यूब हो जाएंगे। और अब इसका जब आप एरिया निकालोगे तो यू विल दैट इज 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये वैल्यू आ रही है, दैट इज ह्यूज। मतलब वो जो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था वो 60,000 में चेंज हो गया। थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, और बेसिकली उन्होंने बस मेम्ब्रेन से चीजें पास की और कुछ को क्रिस्टलॉइड कह दिया, कुछ को कोलॉइड कह दिया। किसे क्रिस्टलॉइड कहा था? आई थिंक यू नो, कि जो पास होके नीचे चले जाएंगे और दोबारा क्रिस्टल उससे बन जाएंगे वो क्रिस्टलॉइड, और जो मेम्ब्रेन से पास ही नहीं हो रहे वो कोलॉइड थे। बट ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया, क्योंकि सोप वाटर के अंदर कोलॉइड दिख रहा था, सोप बेंजीन में क्रिस्टलॉइड, शुगर वाटर में क्रिस्टलॉइड दिख रही थी, शुगर बेंजीन में कोलॉइड। मतलब एक ही चीज दोनों तरीके से काम कर सकती थी, इसलिए ये वाला डेफिनेशन फेल हुई थी। और अब मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से कोलॉइड क्या है बच्चों? बेटा इसमें दो वर्ड हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्शन मीडियम। बेसिकली सोल्यूट को फेज या डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, और दोनों के साइज में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसके लिए हम इस सिस्टम को हेट्रोजीनियस कहते हैं। साइज का अंतर का आपको मालूम ही है, ठीक है, आई होप सो याद आ गए। टू फेज सिस्टम है, एक सोल्यूट की फेज है और एक सॉल्वेंट की फेज है। ठीक है, तो सोल्यूट को हम कह रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, a phase in which a substance exists as a colloidal particle, जिसे हम colloidal particle कह रहे हैं, वो dispersed phase है, और जिसमें गोला है वो dispersion medium है। ठीक है,
द कंटिन्यूअस फेज जो हर जगह है वो डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है बच्चों, सॉल्ट इन वाटर कोलॉइड है या नहीं है? तो आप बस प्रैक्टिकली सोच के देखिए, सॉल्ट वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं 100% डिसॉल्व, पार्टिकल्स में डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा, नमकीन पानी में नहीं हो पाता, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। जब आपको फेजेस में अंतर नहीं दिखेगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा, इट इज नॉट कोलॉइड। जब आपको दोनों चीजों में अंतर दिखेगा तो वो कोलॉइडल में आएगा। मिल्क, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कोलॉइड। मिल्क में ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, और जब हम मिल्क को हीट करते हैं मलाई अलग हो जाती है, तो वो पता लगता है इट इज अ कोलॉइड। तो मिल्क एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें दो अलग अलग फेजेस हैं। बेटा सैंड इन वाटर, तो पानी के अंदर जो मिट्टी है सैंड है अलग से दिख रही है, दैट इज सस्पेंशन, दैट इज नॉट कोलॉइडल। तो कोलॉइडल में खाली यही नहीं है कि दो फेजेस हों, साथ में ये भी जरूरी है बच्चों कोलॉइडल में कि ये मिक्स हो, और इंटरमिक्स होने के बाद एक जो साइज है ये आपको एक्सटर्नली नेकेड आई से दोनों चीजें विजिबल नहीं होंगी। तो सैंड इन वाटर इज अ सस्पेंशन नॉट कोलॉइडल सॉल्यूशन। किसी को यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन में बेसिकली पार्टिकल साइज या नंबर ऑफ फेजेस में अंतर होता है। ट्रू सॉल्यूशन में दोनों का साइज बराबर होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा अंतर होता है, और सस्पेंशन में ज्यादा अंतर होता है। ओके, मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन था और ये लास्ट स्टैंड इन वाटर एक सस्पेंशन था। ठीक है, बताइए बेटा, द कोलॉइड्स मॉलिक्यूल हैव साइज, ये अभी जो हमने लिखा था वही क्वेश्चन है, और आई होप सो अगर आप एक्टिवली टेक पार्ट कर रहे हैं तो आंसर ऑप्शन टाइप कर देंगे। वेरी गुड, अनुभूति क्लियर, शब्द वेरी गुड। ठीक है, तो ये दो बच्चों ने आंसर दिया है, और बाकी लोग भी अगर आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। करेक्ट है इनका आंसर, डी आंसर है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट, कोलॉइड क्या है? एक होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, दोनों हो सकते हैं या नन। तो आपको अभी पढ़ा है, वेरी गुड वंशिका। और होमोजीनियस का मतलब होता है सेम फेज, वो ट्रू में होता है। तो कोलॉइडल और सस्पेंशन दोनों ही हेट्रोजीनियस है। वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं जो अभी आपको मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, यही तो आपका सबसे पहले था कि 8 तरह के हैं, 9 क्यों नहीं है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, जिसके बेसिस पे। तो फिजिकल स्टेट वे, और पहला फिजिकल स्टेट का क्लासिफिकेशन है, दूसरा इंट्रैक्शन कैसा है, और फिर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। याद आ गया, लायोफिलिक, लायोफोबिक। और टाइप्स ऑफ पार्टिकल में क्या था? मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड। तो इसमें वो क्लासिफिकेशन है, इसमें इंट्रैक्शन देखना है, लायोफिलिक लायोफोबिक में अंतर देखना है। पहला फिजिकल स्टेट, दैट इज व्हाट इज जेल, व्हाट इज सॉल, व्हाट इज इमल्शन या एरोसॉल, सॉलिड एरोसॉल, फोम, ये वाले वर्ड। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से 8 टाइप्स के हैं, आपको दिख गया होगा, दैट इज ब्लू से लिखा हुआ है, 8 टाइप्स के हैं। तो डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो ये सॉलिड सॉल कहलाता है, इट इज सॉलिड सॉल। ठीक है, और सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल जितने जेमस्टोन्स हैं, कलर्ड ग्लासेस हैं, ये एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें कई सॉलिड्स मिक्स होते हैं। इवन जो हम ये रिंग्स विंग्स कॉपर और गोल्ड मिला के बनता है, दिस वन इज गोल्ड जो है 24 कैरेट प्योर है, लेकिन कॉपर मिला के 18, 20, 22 कैरेट गोल्ड, उससे हम बाकी ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। फिलहाल सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सल्यूट है, लिक्विड में घोला गया, इट इज सिंपली सॉल्व। यही हमारा बेसिक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, इसे हम सिंपली SOL कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, SOL के आगे अगर तुमने N लगा दिया तो ट्रू सोल्यूशन का एब्रिविएशन होगा, और अगर आपने N नहीं लगाया, SOL लिखा है सॉल्व, तो ये कोलाइडल का एग्जाम्पल है। और ये जो ब्लड है आपका, वो इसका एग्जाम्पल आ सकता है, या पेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड को डिस्पर्स किया गया है लिक्विड में, वो है। अब आया है सॉलिड इन गैस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था डस्ट इन एयर, जिसे हम स्मोक भी कहते हैं, वो सॉलिड एरोसॉल, या खाली एरोसॉल कहेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए डस्ट इन एयर का डायग्राम अगर आपको दिख रहा है, और ये स्मोक का भी दिख रहा है, ऑब्वियसली दो बत्ती जलाई है वही वाला है।
हाँ, तुम्हारे दिमाग तो और तेज चलेंगे। फिर लिक्विड इन सॉलिड, ऑब्वियसली इट इज जेल। सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड थोड़ा सा है, तो इट इज लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, इट इज जेल। और यूजुअली हम बटर को, जेलीज को जेल में क्लासिफाई करते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज मिल्क, दैट इज इमल्शन। ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, दो तरह का है, इट इज इमल्शन। ओके, तो आपको हेयर क्रीम है, मिल्क है या कॉड लीवर ऑयल है, वो इसके एग्जाम्पल में लिखना होता है। लिक्विड इन गैस, आपको याद आ रहा होगा कि गैस, एयर, एयर में लिक्विड की ड्रॉपलेट, लिक्विड डिस्पर्स है, फॉग बन जाता है, मिस्ट बन जाता है, कहते क्या है, एरोसॉल, या इसे लिक्विड एरोसॉल भी कह देते हैं। और एग्जाम्पल में फॉग दिख रहा होगा डायग्राम आपको, या इंसेक्टिसाइड के जो स्प्रेस बनाए जाते हैं, एलपीजी गैसेस या क्लाउड्स हैं, वो इसमें आ गया। गैस इन सॉलिड, जैसे स्टोन्स के बीच में गैस फंस जाती है, हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम, हाइड्रोजन ऑन निकल, तो ये कहलाता क्या है, सॉलिड फोम, सॉलिड सॉल। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड इज सॉलिड सॉल, और गैस इन लिक्विड इज फोम, इसे सॉलिड फोम भी कह सकते हैं। ठीक है, और फोम रबर्स इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्यूमिस स्टोन्स हो सकते हैं, इनके अंदर गैस हो सकती है। गैस इन लिक्विड इट इज फोम, इसीलिए मैंने पिछले को सॉलिड फोम कहा था। और गैस इन लिक्विड में विप्ड क्रीम्स आ सकती हैं, फ्रॉथ, ये कॉफी के ऊपर या कपड़े धोते समय झाग आपकी है। गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइड, इट इज ए ट्रू सॉल्यूशन। ये हो गया बच्चों पहला क्लासिफिकेशन आपका। तो गैसेस मिसिबल हैं, होमोजीनियस हैं, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला हो गया। ठीक है, ये सारे आपको वर्ड याद हैं और ये इन्होंने क्वेश्चन कहा है। एक वर्ड ये और देख लेते हैं, within a typical cell, protein, nucleic acid are colloidal sized particles dispersed in aqueous solution of ions and small molecules. ठीक है, याद रखे जा सकता है। ठीक है, if the dispersion medium is water then it is known as hydrosol or aquasol, and if the dispersion medium is alcohol then it is known as alkosol. सॉल्वेंट कौन है उसके बेस पे ये हमारा क्लासिफिकेशन था। बटर किसका एग्जाम्पल है, सॉल है, जेल है, एरोसॉल है या इमल्शन है। तो ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाता है कि बटर को किस में लें, तो अभी हमने पढ़ लिया था, इट इज जेल। वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्लाउड किस में आएंगे, सॉल में, जेल में, लिक्विड एरोसॉल में या इमल्शन में। क्लाउड, एयर ज्यादा है, वाटर कम है, तो एयर ज्यादा, एरो का सॉल, एयर का सॉल, एरोसॉल। और लिक्विड है तो लिक्विड एरोसॉल। वेरी गुड बेटा शब्द। नेक्स्ट लायोफिलिक और लायोफोबिक, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा लायो का मतलब सॉल्वेंट होता है, फिलिक का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। तो जब सॉल्वेंट और सोल्यूट में एक अट्रैक्शन दिखेगा देन इट इज लायोफिलिक। जैसे स्टार्च को पानी में घोल दें तो कोलाइडल बन जाता है, आलू को, चावल को उबालिए तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा कोलाइडल बन जाएगा। तो बिना किसी स्पेशल टेक्निक के कोलाइडल आराम से बन रहा है फिलिक। एक स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ी, जैसे आप चाहते हो गोल्ड वाटर बन जाए, तो गोल्ड वाटर ऐसे तो बनेगा नहीं, गोल्ड तो पानी में घुलेगा नहीं, तो एक स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज फोबिक। तो इंट्रैक्शन बहुत वीक है, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन। फिलिक वाला प्रेसिपिटेट होता है, दोबारा कोलाइड बनता है, रिवर्सिबल। फोबिक अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो दोबारा कोलाइड, फिर से स्पेशल टेक्निक चाहता है, इरिवर्सिबल कोलाइड। फिलिक वाले में हैवी इंट्रैक्शन है, मीडियम डेंस हो जाता है, और इस वजह से टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोमेंट प्रॉपर्टी कम शो करता है। फोबिक में सॉल्वेंट चारों तरफ कम आता है, तो लेस हाइड्रेटेड है, रेयरर मीडियम है, या ये कहें एज सेम एज सॉल्वेंट, जैसे प्योर सॉल्वेंट है बस वैसा ही मीडियम। जैसे कभी आपने आई ड्रॉप्स खोल के देखे हो, आई ड्रॉप्स जस्ट लाइक वाटर होते हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि वो मेटल आयंस उसमें हैं और वो लायोफोबिक है। लेकिन यही आप स्टार्च का अगर आप सोल्यूशन देख रहे हैं, ये जेलुसिल्स या ये सारे देख रहे हैं, दैट इज डाइजीन, ये सारे या सिरप होते हैं, वो फिलिक के होते हैं, इसलिए कहते हैं शेक करके यूज करने चाहिए, क्योंकि वो कोलोइड से प्रेसिपिटेट हो चुके होते हैं, शेक करके फिर से कोलोइड में आ जाते हैं। तो मेन डिफरेंस फिलिक और फोबिक में ये आपको याद रखने हैं ना। ओके, तो यहाँ इंट्रैक्शन देख रहे हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में। ओके, और इसमें दो कैटेगरी हैं, एक फिलिक है और एक, फिलिक को सॉल्वेंट लविंग कहेंगे, एक फोबिक है जो सॉल्वेंट रिपेलिंग कह लो आप। ओके,
तो स्टार्च, जिलेटिन, रबर ये फिलिक हैं। डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो हाइड्रोफिलिक कह देना भैया, और अगर कोई और है तो अल्कोफिलिक, समथिंग लाइक दिस। अब आपको ये याद आ गया होगा, ये रिवर्सिबल है और बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, जस्ट सिंपल मिक्स करके, कोई स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत नहीं है। ये क्वाइट स्टेबल हैं और आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते, और अगर हो भी जाएं तो दोबारा बन सकते हैं। फोबिक, फोबिक का मतलब वैसे हीटिंग होता है, रिपेलिंग होता है, ठीक है। जैसे हम यूजुअल इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं, फोबिया है, एग्जामिनेशन फोबिया है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो फोबिक में मेटल्स, मेटल सल्फाइड ये है, और इनको बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए होगी, और अगर वाटर सॉल्वेंट है तो हाइड्रोफोबिक कहेंगे, और ये बड़े आसानी से प्रेसिपिटेट या कोगुलेट हो जाते हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट से भी ये आसानी से प्रेसिपिटेट होंगे। इन्हें ज्यादा शेक वेक नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो चार्ज हट के फिर प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। जनरली ये इरिवर्सिबल है कि अगर प्रेसिपिटेट हो गए तो दोबारा एक स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में ये अंतर था जो मैंने आपको बता दिया, कि अगर दोबारा आसानी से बन जाएगा तो रिवर्सिबल होगा, और दोबारा बनाने के लिए, रिकंस्टिट्यूशन करने के लिए आपको एक स्पेशल केस करने पड़े, मतलब व्हाट आई मीन टू से, इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़े, या और कोई स्पेशल मेथड लगाने पड़े, दैट इज ब्रिडिग आर्क मेथड, समथिंग लाइक दिस, तो वो इरिवर्सिबल है। The question is, lyophobic colloids are solvent loving, solvent hating, both, and none. None है, one नहीं है। Then answer is very good, Vanshika. It is solvent hating. बस ये इतने इजी क्वेश्चन इसलिए देने पड़ रहे हैं कि ये ऑनलाइन का वो है, और ऑनलाइन में आप मतलब यहाँ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, उसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा, और सुन रहे हैं या ये नहीं सिस्टम सुन पढ़ रहे लिया। उसका। ओके, वेरी गुड। द सॉल्वेंट विच कैन बी रिकंस्टिट्यूटेड सिंपली, तो रिवर्सिबल है ऑब्वियसली, तो ये चार ऑप्शन है, दैट इज रिवर्सिबल कोलॉइड। वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। अब आ रहे हैं तीन, अगला क्लासिफिकेशन, आई होप सो आपको याद आ गया हो, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट। याद आया? एसोसिएट पे ज्यादा फोकस कर रहा, मल्टी और मैक्रो चलेगा। मल्टी मॉलिकुलर का क्या मतलब है? एक कोलाइडल साइज आपने सोच लिया कि इस साइज को कोलाइडल कहना है, और उसके अंदर जब देखा, उस साइज को अटेन करने के लिए कई छोटे मॉलिक्यूल मिलके उस साइज तक आ रहे। दिमाग में क्या ले जाओ? लड्डू, लड्डू। अब वो लड्डू जो है वो बूंदी का है। अब वो बूंदी है, बूंदी समझते हो ना? ओके, तो वो जो बूंदी है वो तो छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल एग्रीगेट होकर वो लड्डू तक बनेंगे, तो ये मल्टी मॉलिकुलर है। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन जो है दैट इज, वो इंडिविजुअल एक ही पार्टिकल उस साइज का है। मैक्रोमोलिकुलर, बड़ा पार्टिकल उसी साइज में आ गया। एसोसिएट, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो, सोप इसका मेन एग्जांपल है, जब ये कम कंसेंट्रेशन में होते हैं, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही उनका अमाउंट बढ़ने लगता है वो कोलोइडल बना लेते हैं, और वो जो लिमिटिंग बाउंड्री है वो सीएमसी कहलाती है, क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसेंट्रेशन। उस कंसेंट्रेशन के आते ही कोलोइड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ओके, और मल्टी मोलिकुलर कोलोइड बेसिकली लायोफिलिक, मल्टी मोलिकुलर लायोफोबिक होते हैं, सॉरी, एंड मैक्रोमोलिकुलर लायोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में ये रहा मल्टी मॉलिक्यूलर, आपको दिख गया है, पार्टिकल एग्रीगेट हुए, बहुत छोटे पार्टिकल थे, और इन्होंने कोलाइडल साइज बना लिया, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इनके एग्जाम्पल गोल्ड, मैंने कहा ना जनरली ये लायोफोबिक वाले हैं, ये गोल्ड इसका एग्जाम्पल आ गया। इट कंटेन गोल्ड पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस, ठीक है। सल्फर, सल्फर सर भी लायोफोबिक क्यों होते हैं? लायोफोबिक क्यों होते हैं बेटा? यूजुअली व्हाट इज लायोफिलिक? लायोफिलिक वो थे जो आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, कांटेक्ट में आए और कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार, वो लायोफिलिक है। तो उसका हर एक पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो कोलाइडल रेंज का है, तो तुरंत कोलाइडल बन गया। लायोफोबिक वाले कोलाइडल नहीं बनाना चाहते, इन्हें बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक लगाते हैं, और जब हम इसको स्पेशल टेक्निक लगाते हैं तो ये पहले बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं, जो ट्रू सोल्यूशन या वैसे हैं। और जब इन्हें पता लगता है कि नहीं, कोलॉइड बनने में
रिएक्शन फास्ट होती हैं, प्रोसेस अच्छे होते हैं। तो जब इन्हें एग्रीगेट कराया जाता है और इस साइज तक ले आते हैं, ये मल्टी मॉलिक्यूलर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सल्फर 8 पार्टिकल आ गए। मैक्रोमोलिकुलर, मैंने जैसे कहा था, इंडिविजुअल, हर एक मॉलिक्यूल कोलॉइडल रेंज का हो सकता है, और ये लायोफोबिक है, सॉरी फिलिक है, तुरंत कोलॉइड इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि ये तुरंत आसानी से बना सकते हैं। जैसे स्टार्च है, पानी में खाली आप आलू को उबालो और या चावल को उबालो, उस वाटर को आप देखिए, वो वाटर पहले से अलग दिखेगा बाद में, दैट इज स्टार्च वाटर जो बनेगा, या सेलुलोज है, या प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे हमारे नेचुरली अकरिंग लायोफिलिक कोलॉइड है। मैन मेड में भी कुछ एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे इन्होंने दिखा रखा है, पॉलीइथीन, नायलॉन और पॉलीस्टाइरीन, रबर। बाई चांस इसका कोई कोलॉइडल सोल्यूशन, ऑब्वियसली इसको स्पेशल टेक्निक से बनाया जाएगा, तब आएंगे। आ जाइए मेन पॉइंट, एसोसिएट कोलॉइड से मिस्टील्स या माइसील्स, जो चाहे कहना चाहें वो कहें। मेन पॉइंट है, कम कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन के जैसे रहेंगे, और जैसे ही एक हाई कंसंट्रेशन आएगा ये एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट हो जाएंगे और दैट आर कॉल्ड एज एसोसिएट कोलॉइड और मिस्टील। सरफेस एक्टिव एजेंट लाइक सोप और डिटर्जेंट इसके मेन एग्जाम्पल हैं। मिसील फॉर्मेशन का जो टेम्परेचर होता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है, और उस समय की जो कंसंट्रेशन है वो सीएमसी कहलाती है। क्लियर है? और ऑब्वियसली अगर डाइल्यूट करोगे तो वापस ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सोप के लिए सीएमसी की वैल्यू होती है 10 की पावर -4 टू -3 मोल्स पर लीटर, और सोप हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट। आपको याद है, एक आर ग्रुप होता है, एक सीओ नेगेटिव। सीओ नेगेटिव कहलाता था हेड एंड, एंड इट इज लायोफिलिक, और आर ग्रुप टेल एंड, इट इज लायोफोबिक। ठीक है, तो मिसील्स में 100 या 100 से ज्यादा भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड क्या है? इंडिविजुअल एटम, एग्रीगेट ऑफ एटम, या बोथ, या नन? तो ऑब्वियसली वेरी गुड, सारे बच्चे सही बता रहे हैं, इट इज इंडिविजुअल, इसमें छोटे छोटे एग्रीगेशन की जरूरत नहीं। अगला है फॉर सोप क्रिटिकल माइसिलेशन कंसेंट्रेशन, जो अभी मैंने आपको वैल्यू दिखाई थी, आई होप सो आपको आंसर मिल गया हो। दैट इज यस, बी ऑप्शन आ जाएगा, -4 टू -3। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड में। ठीक है, आई होप सो आपको मालूम है क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे अब मिसील फॉर्मेशन, फिर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, ये सारी चीजें आई। ठीक है, एक बारी मिसील फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। ठीक है, मिसील कैसे बना था, आई होप सो आपको याद हो। सोप में हमने कम पार्टिकल अगर डाले हैं तो ट्रू सोल्यूशन, और जब ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये कोलॉइडल बनेगा। और ये रहा सोप का सोडियम स्टायरेट लॉन्ग चेन टेल, और ये रहा इसका हेड, इट इज हाइड्रोफिलिक, एंड दिस लॉन्ग चेन इज हाइड्रोफोबिक। ओके, नेक्स्ट, अब जब इसको वाटर में डालेंगे ये दोनों आयंस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल है इतनी बड़ी, ये हेड है। ओके, इट इज हाइड्रोफिलिक। आई होप सो आपको मालूम है ये टेल ऑर्गेनिक, इट इज वाटर रिपेलिंग, और ये जो हेड है ये वाटर लविंग में आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने इतनी बड़ी टेल को ना दिखाने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ एरो की जगह या नाम की जगह ऐसे दिखा दिया है। ठीक है, तो ये वाटर लविंग हिस्सा नीचे की ओर वाटर में है और टेल ऊपर है। आई होप सो आपको याद है, ये आप पहले पूरा पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और जब ये इकट्ठे होकर नीचे की ओर आते हैं तो इन्वर्ट हो जाते हैं, और ये टेल एंड अंदर, हेड एंड बाहर, तो जस्ट इन्वर्जन हो गया एक तरीके से। और क्योंकि टेल एकदम अंदर बीच में फंस गई है, और हेड उसके ऊपर है, और हेड के ऊपर वाटर है, तो बेसिकली वाटर और टेल का कांटेक्ट ज्यादा नहीं हो रहा। ये एक तरीके से बॉल आ गई, जैसे आपकी क्रिकेटिंग बॉल होती है ना, और कोई और टेनिस बॉल है, उसके अंदर कोई चीज भरी हुई है, समथिंग लाइक दिस कहना चाह रहे हैं, तो वो अभी कांटेक्ट नहीं आ रही है। तो ये जो बन रहा है, इट इज नोन एज आयनिक मिसील। ठीक है,
डिटर्जेंट में भी यही हो सकता है बेटा। चैप्टर हट गया वैसे हमारे कोर्स से, डिटर्जेंट और सोप में अंतर था। डिटर्जेंट आर्टिफिशियली है, सोप नेचुरल ऑयल से बनाए जाते हैं। डिटर्जेंट में सल्फोनिक एसिड या अमीन्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं, और वो भी 3 तरह के थे, कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक एंड न्यूट्रल। सोप एक ही तरह का होता है, एनायनिक, ठीक है, लेकिन दोनों का रोल एक ही है। ये रहा क्लीनिंग एक्शन। बेटा सोप हम किसके लिए यूज करते हैं, आई होप सो आपको मालूम है। ऑयल या ये कहें जो चीज वाटर में घुलती हो तो वाटर ही हटा देगा, तो वाटर सॉल्युबिलिटी के लिए यूजुअली सोप नहीं है। सोप ग्रीस या जो ऑयल के स्ट्रेन हैं उनको हटाने के लिए मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं आपको पढ़ाया जा चुका है पूरा, ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या था। तो सोप का जो आर ग्रुप है वो चला जाता है ऑयल के अंदर, और सीओ नेगेटिव वाटर को अट्रैक्ट करता है, वो जस्ट हुक बन के पुल आउट, वो ऑयल या जो भी स्ट्रेन है उसे वहां से हटा देता है। जैसे ये ग्रीस का स्ट्रेन है, ये सोप आया, अब ये आर ग्रुप ऑयल सॉल्युबल है, ये आर ग्रुप ऑयल है, और हाइड्रोफिलिक बाहर रह जाएगा, इट रिमेन्स इन वाटर, और हाइड्रोफोबिक विल मूव इनसाइड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हुक्स आ गए, सब गए, और ये सब अब वाटर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। आई होप सो गेटिंग माई पॉइंट। इनको वाटर खींच रहा है क्योंकि वाटर में हेड एंड अट्रैक्ट होगा, और टेल अंदर पहले से हुक की तरह फंस गई है, ये खींच के इसे बाहर ले आएंगे। दिस वन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ मिसिल, फॉर्मेशन ऑफ बबल, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट और फोबिक पार्ट। तो आपको मालूम है दोनों ही पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ मिसिल फॉर्मेशन बिल्कुल सही है बच्चों, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट मेन हेडिंग इज प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड। ओके, तो अभी तक की जो हमारी हेडिंग्स हो गई हैं बेटा, वो कोलोइड का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया है, क्लासिफाई कैसे करेंगे, मेन हेडिंग अभी आपने ये पढ़ी। क्या क्या पढ़ा क्लासिफिकेशन में, थॉमस ग्राहम ने कैसे क्लासिफाई किया था, उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन था, उसके बाद उसके बाद 8 टाइप्स के कोलोइड से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेस में। देन आपने पढ़ा है ट्रू लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड फोबिक, और पांचवा और आखिरी जो अभी आप पढ़ के हटे हैं, इंट्रैक्शन के बेस पे मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएट। ये अभी तक हो गया है। अब हमें क्या स्टार्ट करना है बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन। कोलोइड बनेंगे कैसे, अब प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज, इतना बचा है। कोलोइड को बनाने के तरीके क्या हैं, एक तोड़ फोड़ का तरीका होगा, बड़े पार्टिकल को कोलोइड तक लाना। एक जोड़ने का तरीका होगा, छोटे पार्टिकल को बड़े पार्टिकल कोलोइड तक ले जाना। ये 2 तरीके होंगे, वन इज एग्रीगेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड, एंड अदर वन इज डिसइंटीग्रेशन, डिसोसिएशन और डिस्पर्शन, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड। ओके, लेट्स हैव बच्चों, कुछ केमिकल मेथड्स हो सकते हैं लीडिंग टू द डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, दिस वन। और ये केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन करके हम जो बनाएंगे, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, आर्सेनिक ऑक्साइड और रिएक्शन करके H2S से, है ना, एक सेकेंड, लाइक चेक किया था, हाँ ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड और H2S से रिएक्शन। ए बी और सी डी नाम के 2 कंपाउंड्स ले लिए, ये आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज करेंगे, और पार्टनर एक्सचेंज करने के बाद ये प्रोडक्ट बन गए। तो ये डबल डिकम्पोजिशन, ये केमिकल मेथड्स में आएगा। ओके, साथ में H2S या वाटर बन जाएगा। तो ये जो AS2S3 है, इसका यहाँ हमें कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। ऑक्सीडेशन का मेथड है, रिडक्शन का मेथड है। ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अब सल्फर अगर हम बनाना चाहें कोलोइडल सॉल्यूशन, ये रिएक्शन कई बार पूछी भी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग में। तो यहाँ कोलोइडल सल्फर बनता है 3S+
वाटर, और यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए इस मेथड को कह देते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। सल्फर का सॉल बनता है कोलॉइडल सॉल्ट। गोल्ड के लिए आपको याद होगा रिडक्शन का मेथड होता है, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कोलॉइडल गोल्ड जिसे पर्पल ऑफ केसीएस भी कहते हैं, वो रिएक्शन आपकी ये आ सकती है। गोल्ड +3 से 0 गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है बच्चों, एंड ये गोल्ड सॉल बन के तैयार हुआ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस आपको याद होगा, फेरिक क्लोराइड में अगर पानी डाल दें FeCl3 में तो FeOH होल थ्राइस बनता है और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। तो ये था फेरिक क्लोराइड, पानी डाला और फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया है। नाउ द क्वेश्चन, रेड सॉल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये अभी लास्ट पढ़ा है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन किससे बनता है? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, या डबल डिकम्पोजिशन? वेरी गुड। तो जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उन्हें याद होगा, ये सबसे आखिरी पढ़ा था, एंड इट इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर कैसे बनाया था हमने? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, या हाइड्रोलिसिस से? तो H2S के रेस्पेक्ट में ये बोला जाता है, तो बाकियों को अगर याद आ गया तो ठीक है, दैट इज बेटा, हाँ वेरी गुड, इट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सही है शब्द, सही है वंशिका। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। अब जैसे मैंने कहा था ना, पेप्टाइजेशन और बाकी मेथड भी हैं, जैसे एक है ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ब्रिडिक्स आर्क मेथड। चलो बच्चों, ब्रिडिक्स आर्क मेथड से हम अब कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कोलॉइड यहाँ तक रिवाइज हो गया, कल और रिवाइज करेंगे। और जो बच्चे MTG बुक ले चुके हैं काइंडली गो थ्रू दैट, यहाँ तक सरफेस केमिस्ट्री की क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। अब एक बच्चे ने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम पूछी थी, मैं उसे बता दूं, शिव फिर से प्रॉब्लम पूछ लो, जल्दी से पूछिए, लेकिन शायद वो चले गए या चले गए, तो जिनकी प्रॉब्लम थी, नहीं चले तो नहीं गए हैं, लेकिन हमें नहीं सुन रहे हो। ठीक है, कई बच्चे करते हैं, ये ऑन कर लेते हैं, अटेंडेंस तो लग रही है कम से कम, बाकी कुछ कर रहे हो व्हाटएवर। सर हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन पूछना था ऑर्गेनिक से रिलेटेड। जल्दी बोलो ना बेटा, क्वेश्चन पूछो। सर आपने जो फिनॉल की उसमें लिखवाया था प्रॉपर्टीज में कि फिनॉल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं देता है वो, और जबकि सही है, स्कूल की कॉपी में मैम ने लिखवा रखा है वो नहीं एल्काइलेशन और मैंने ऑक्सीलेशन। एक बार आप मैम से फिर पूछिएगा, और मैंने रीजन भी आपको कहा होगा कि फिनॉल ये रिएक्शन कम देता है। कारण ये है कि यहाँ जो AlCl3 है, इसका मेन काम है इससे Cl एब्सॉर्ब करके R पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफाइल बनाए फिर अटैक करे। बट होता क्या है कि ये AlCl3 एक लुईस एसिड है और वो इसके लोन पेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लेता है और एक साइक्लो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और जब AlCl3 यहाँ अटैक ही बहुत कम कर पा रहा है, R पॉजिटिव बहुत कम बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली यील्ड पुअर आएगी। तो इस मेथड से या फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फिनॉल में, एनिलीन में बहुत कम होती है, ना के बराबर 1% या 5% के अंदर यील्ड होती है। तो इन मेथड्स को हम कंसिडर नहीं करते। आप स्कूल वाले मैम से एक बार ये कहना कि मतलब काइंडली रीचेक इट। अरे यार बोर्ड सर है, अब उन्होंने आपको क्या ऑर्थो पे, और सर उन्होंने ऑर्थो पे और पैरा पे दोनों पे CH3 ग्रुप लगा दिया था, ऑर्थो एसिडाइल फिनाइल बनाया था। हाँ, तो गलत है वो तो बेटा, ठीक है, यही कह सकता हूँ वो गलत है। एक बार आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, और मैं आपकी उसके लिए ये कह सकता हूँ कि चलिए, जैसे मैं यहाँ टाइप कर दूँ आपके लिए कि फिनॉल, PHENOL, फिनॉल डू नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए वाई फिनॉल डू नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, द रीजन इज दैट द ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉल हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच कोऑर्डिनेट विद लुईस एसिड, दिस फैक्ट इज, ठीक है, तो ये अगर आप नेट पे डालोगे आपको पहली लाइन में मिल जाएगा कि फिनॉल ये रिएक्शन क्यों नहीं देता। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है अटैचमेंट में, वही मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है,
तो अगर आप एक बारी ओके उनसे सर। कहेंगे वो चेक कर लेंगे। और किसी को कोई डाउट जल्दी पूछिए बेटा, बोलो तो। सर मैंने कहा था सर हम लोग ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि जीरो ऑर्डर है? बेटा ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले देखना होता है ग्राफ किस किस के बीच में है। अगर ग्राफ हमारा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है तो भाई ऑर्डर ऑर्डर बताने के लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए ग्राफ किसके बीच में। अगर हमारा कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ ऐसा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन, या ये क्या हर बारी हाफ हाफ होते जा रहा है इसलिए। और वैसे रेट और कंसंट्रेशन के ग्राफ पॉपुलर होते हैं, ये पावर 1 है, मतलब इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, तो कंसंट्रेशन और टाइम में जब ग्राफ आएगा तो वो ऐसा आएगा। एंड इट इज अ कॉमन सेंस कि हमारे यहाँ जितनी इक्वेशंस हैं उन्हीं पे ग्राफ होंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में 3 इक्वेशन है, उस लेक्चर को रिवाइज करके देखिए कि एक इक्वेशन हमारी सबसे पहले ये आती है R प्रोपोर्शनल टू C की पावर n, तो एक ग्राफ यहां से बनता है। एक आती है फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, जैसे जीरो ऑर्डर में C इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी, या फर्स्ट ऑर्डर में यही ln लगता है, एक इसमें ग्राफ बनता है। तो इक्वेशन से ग्राफ बनते हैं। पहले आप इक्वेशन देखेंगे कि जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है, उस इक्वेशन से ग्राफ। कभी कभार उल्टा होता है, ग्राफ दे रखा है, अब ये ग्राफ दे रखा है, हम यहाँ से हिसाब लगाएंगे कि इस ग्राफ की इक्वेशन क्या आ रही है। तो ऑब्वियसली ये दिस इक्वेशन इज लॉग नहीं लगा है, और ये इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जीरो ऑर्डर की थी, तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ। क्लियर? यस सर। सर रेट और टाइम में भी होती है हाँ, ग्राफ? बनाया तो था हमने रेट और टाइम में ग्राफ। ये देखिए, ये है जीरो ऑर्डर, रेट टाइम, रेट इज कांस्टेंट, टाइम के साथ रेट चेंज नहीं हो रहा, दैट इज जीरो ऑर्डर, रेट इज कांस्टेंट। ठीक है, और बोलिए किसी को कोई डाउट है जल्दी से, फास्ट। Sir, with increase in temperature and decrease in activation energy, how is it is affecting rate of reaction? Rate increase क्यों होता है? वो तो हमें rate constant का relation देता है ना activation energy से। देखो आपने क्वेश्चन बोला, उसे ध्यान से देखिए। हमसे पूछा गया है टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, रेट बढ़ जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का काम है कैटलिस्ट का, तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा तो भी रेट बढ़ जाएगा। और इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो अरेनियस इक्वेशन में है K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाएंगे K बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो K ज्यादा होगा। तो अरेनियस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चीजें वहां दिखेगी। कोई डाउट? No sir. और किसी को कोई डाउट है बेटा, जल्दी बोलो। सर अगर प्रेशर और टाइम में वैल्यू दे रखी होती है तो रेट कांस्टेंट कैसे बताते हैं? सेम वही जैसे कंसंट्रेशन टाइम होता है, कि अगर आपको लगे कि इक्वल टाइम में इक्वल कंसंट्रेशन रिएक्ट कर रही है, इक्वल अमाउंट, मतलब रेट कांस्टेंट है, और इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज या फ्रैक्शन रिएक्ट कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो जीरो और फर्स्ट की क्वेश्चन में आते हैं हमारे। फिर भी क्वेश्चन करके देखिए, नहीं है तो क्वेश्चन भेज सर अगर कोई रिलेशन समझ में नहीं आया, मतलब उनके बीच में जैसे परसेंटेज भी सेम नहीं है तो? क्वेश्चन छोड़ दो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे। 99% केसेस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे कोर्स में आएगी, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जो इक्वेशन है उसमें पुटअप करके देखेंगे। दैट मीन्स जीरो ऑर्डर तो बेटा आप कॉमन सेंस लगाना ना, जीरो ऑर्डर तो दिख जाएगा डायरेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर में लॉग का रिलेशन है ना, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, या p नॉट अपॉन p नॉट माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो लॉग लेके देखना है, डायरेक्ट देखते थोड़ी बता देंगे। तो लॉग लेके देखिए, और k का आंसर ऑब्वियसली सेम आना चाहिए। k का आंसर सेम आ रहा है तो जीरो ऑर्डर, तो सॉरी k का आंसर जिस इक्वेशन से आएगा वो ऑर्डर। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग मुझे मैसेज डाल दीजिएगा कि आपको ये क्लास चाहिए रिवीजन में सही वाली, या वो क्लास चाहिए,
जो भी है और मतलब आप डाल दीजिएगा मुझे मैसेज में, फिर मैं देख लूंगा कितने बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलने में कई बार ये होता है यार जबरदस्ती डोमिनेट कर रहा है ये और वो। तो बेस्ट है कि जो आपके फिर पोल होगा आप लोगों का, उस हिसाब से आप मुझे मैसेज करेंगे, ग्रुप में तो कर नहीं सकते, तो मैं उस हिसाब से आपका डिसीजन ले लूंगा कि आपको इस बोर्ड पे मेरे को रिवीजन कराना है या पहले की तरह। ठीक है। अब इसमें ये एक फायदा और था, वैसे मैंने आज ओपन नहीं किया, कि एनसीईआरटी भी खोल के देख सकते हैं, नेट से कुछ भी निकाल के देख सकते हैं। एट द मोमेंट आपको कोई और डाउट आया, कोई बुक है वो खोल के देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे पास पूरा पैकेजेस है, कुछ चाहें तो हम कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। एक और डाउट है। अब बाद में पूछना क्यों, मेरा अगला बैच है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।